morning to all of you students. This is Mala Tiwari, your social science teacher from GGIC Khalilabad. क्लास 10 हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका शीर्षक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्रांतियों के युग में किस प्रकार से यूनान में व फ्रांस में क्रांतियां हुई। क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 48 का युग था। इसमें फ्रांस में 1830 में उदारवादी राष्ट्रवादियों ने फ्रांस के में लुई फिलिप की अध्यक्षता में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। उसके पश्चात यूनान में भी 1821 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। उसके पश्चात एक नई भावना, अभी तक हम पढ़ रहे थे राष्ट्रवाद की भावना जो है एक क्रांतियों के माध्यम से, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद की भावना का जागरण भावनात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए किस प्रकार हुआ। रोमानीवाद व राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई है। कला, काव्य, कहानियों व किस्सों के माध्यम से लोगों में अपने देश के प्रति व अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना जगाने को हम रोमानीवाद कहते हैं। रोमानीवाद एक ऐसा आंदोलन था जिसने एक सामूहिक साझा संस्कृति की अनुभूति, स्थानीय बोलियों में एक अपनापन व लोक साहित्य व कला को राष्ट्रवाद का आधार बनाया। वर्ष 1830 से 48 तक का काल यूरोप में भूख, कठिनाइयों व जन विद्रोह का काल था। इस समय यूरोप में जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, साथ ही साथ छोटे व बृहद उद्योगों में आपस में प्रतिस्पर्धा हुई, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। महंगाई बढ़ने व अकाल पड़ने के कारण यूरोप की जनता में अपने शासक के प्रति असंतोष बढ़ने लग गया। इसी के फलस्वरूप 1848 ईस्वी में पुनः उदारवादियों ने लुई फिलिप को गद्दी से हटाकर फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की और इस गणतंत्र में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। उदारवादी राष्ट्रवादियों ने व्यापक जन असंतोष का फायदा उठाया। जनता अपने अपने शासकों से त्रस्त आ चुकी थी व एक व्यापक जन विद्रोह पर उतर आई थी। राष्ट्रवादियों ने इसका फायदा उठाकर यूरोप के सभी देशों में राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता व संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थे। इसी बीच जर्मनी व इटली के एकीकरण का भी जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण की। जर्मनी जो कि 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास उदारवादियों द्वारा किया गया, परंतु इस प्रयास को विफल कर दिया गया। पुनः प्रशा ने जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व का भार संभाला। प्रशा के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। उसने प्रशा की सेना व नौकरशाहियों की सहायता से फ्रांस, डेनमार्क व ऑस्ट्रिया के अधीन जितने भी जर्मन क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को युद्धों की सहायता से छीन लिया व उन तीनों का एकीकरण किया। 1871 में वार्साय में एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम कैसर को प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार जर्मनी विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक विशाल राष्ट्र के रूप में सामने आया। इसके पश्चात इटली के एकीकरण की बात आती है। इटली भी उस समय 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। उन 7 राज्यों में सिर्फ एक ऐसा प्रदेश था, सार्डिनिया पीडमोंट का प्रदेश, जिसमें इतालवी राजघराना राज कर रहा था। उसके अतिरिक्त उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गो, मध्य इलाकों पर पोप का, दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बोर्बो राजाओं के अधीन था।
इतालवी राजाओं को क्षेत्रों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने अपने ऊपर उठाई। इसी समय जूसेपे मेज़्ज़िनी, जो कि इटली का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता था, उसने यंग इटली नाम से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसने इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली के एकीकरण विभिन्न चरणों में पूर्ण हुआ, जिसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।